नमस्कार। स्वागत आप सभी का। और आज पुनः आपके समक्ष एक और विश्वविद्यालय नहीं बल्कि दो केंद्रीय विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और ये वीडियो एडमिशन के लिए नहीं है बल्कि प्रवेश परीक्षा पास कर चुके और काउंसलिंग में उत्तीर्ण हो चुके विद्यार्थियों के संदर्भ में ये सूचना है। जी हाँ, जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा दी है, उसके बाद काउंसलिंग भी अटेंड की है, इन दोनों को मिला के जितना स्कोर हुआ है, उसके बाद जो अंतिम रूप में लोगों को सीट प्राप्त हुई है, ऐसे विद्यार्थियों और उनके पाठ्यक्रम की बात करूंगा। और एक नहीं बल्कि दो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करूंगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट है वो सभी कोर्सेज के नहीं आए हैं। जिन जिन कोर्सेज के परिणाम आए हैं मैं उन कोर्सेज की बात करूंगा और उसमें एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की बात करूंगा। एडमिशन कब तक लेना है, पोर्टल क्या है, ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा करनी है या ऑफलाइन माध्यम से पता करनी है, क्योंकि एक विश्वविद्यालय में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और एक विश्वविद्यालय में सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है। तो वह सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बेशक मत कीजिएगा, लेकिन एक किसी दोस्त को जरूर बताइएगा कि यदि वह मेरे चैनल पर नहीं है, इस सूचना को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि ऐसा ना हो तय तारीख पर तय समय पर यदि इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आपसे ज़्यादा आपके मित्रों और दोस्तों और आपके सगे संबंधियों का जो अध्ययन अध्यापन करना चाहते हैं उनको नुकसान हो सकता है। पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार। जी हाँ, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में इसकी बात करूंगा क्योंकि इस यूनिवर्सिटी से संबंधित मैंने एडमिशन प्रोसेस को लेकर, क्योंकि इसमें परिणाम आ चुका था कुछ कोर्सेज का, 7 नवंबर को मैंने एक वीडियो बना के डाला था जिसके अंदर मैंने बताया था कि बीकॉम, बीटेक और बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की क्या कट ऑफ रही है, कब तक काउंसलिंग की डेट है और कैसे आपको अटेंड करनी है काउंसलिंग, और काउंसलिंग ऑफलाइन है या ऑफलाइन है। इन्हीं सभी कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया था 7 नवंबर के वीडियो में। लेकिन उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत से नहीं लगभग 30 से 40 सवाल ऐसे आए मुझे कि काउंसलिंग में वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे नंबर, हमारा जो एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो मेरिट लिस्ट आई है वह किस बेस पे आई है, ऐसे भी सवाल आए थे कि हमारा 10th-12th में स्कोर 80 प्लस था तो हमारी मेरिट में नाम क्यों नहीं आया है। और बीटेक के बच्चों के लिए और खासकर जर्नलिज्म के बच्चों के बहुत सवाल आ रहे थे कि हमारा 80% है तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हमारे किसी मित्र का 60 या 70% आया है 10th-12th को मिलाकर, उसका नाम हो गया है। तो उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे। तो सुनिए पहली चीज को, बीकॉम पास। बीकॉम पास के लिए यूनिवर्सिटी ने, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन निकाला है और उसमें सिलेक्टेड बच्चों की लिस्ट भी दी है। 11 नवंबर को वह नोटिस आया है, वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हैं और उस नोटिस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहां भी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय ने क्लियर कर दिया है क्योंकि एंट्रेंस नहीं हुआ था बीए पाठ्यक्रम के लिए, एमए के अंदर और एमफिल पीएचडी में एंट्रेंस हुआ था, लेकिन बीए पाठ्यक्रम में एंट्रेंस बहुत से कोर्सेज में नहीं हुआ था। और यदि मैं सही हूं तो या गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। 80% बीए और बीकॉम बीएससी पाठ्यक्रमों में एंट्रेंस नहीं हुआ था। मेरिट के आधार पर एडमिशन दिया गया है काउंसलिंग के लिए जिन बच्चों का चयन हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि काउंसलिंग का आधार क्या था, इसको ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स, फिर से बता देता हूं, 10th क्लास के मार्क्स और 12th के मार्क्स, चाहे आप एनुअल मोड से पढ़ाई किए हो, चाहे आपका सीजीपीए हो, और आपका कितना परसेंटेज आया है, आपका 90% आया है, 95 आया है, 80 आया है, 70 आया है, 60 आया है या 65 आया है, जितना आपका परसेंटेज है उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ मोतिहारी बिहार ने आपको कुछ स्कोर, कुछ नंबर दिए हैं। जैसे कि यदि आपके 90 नंबर आए हैं, 90% आया है क्लास 10 में, तो आपको 36 नंबर उसने दिए हैं। और यदि आपका 95% नंबर आया है क्लास 10th में तो आपको 38 नंबर दिए गए हैं। वैसे ही यदि आपके, मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 60% नंबर आया है, तब आपको यूनिवर्सिटी ने जो स्कोर दिया है वह दिया है 24 अंकों का। तो आपके जैसे जैसे परसेंटेज बनी है 10th में, और सेम यही प्रोसेस क्लास 12th के लिए भी अप्लाई हुआ है, बस उसमें पॉइंट्स का फर्क है। जहां आपके क्लास 10th में 90% नंबर होने पर आपको 36 अंक दिए जा रहे थे, वहीं क्लास 12th में आपके यदि 90% अंक हैं, परसेंटेज हैं,
तो आपको जो स्कोर दिया गया है वह लगभग 49 का है। यानी कि क्लास 10th में 10 नंबर हो 90% होने पर आपको 36 अंक दिए गए हैं। क्लास 12th में 90% अंक होने पर, परसेंटेज होने पर आपको 49 से 50 अंक दिए गए हैं। इन सब का टोटल मिलाकर और जो भी स्कोर कार्ड आपका बना है ओवरऑल उसी के आधार पर आपका एडमिशन हुआ है। इस बात को क्लियर से समझ लीजिए। 10th और 12th में जो नंबर ऑफ परसेंटेज है आपका, उसको जो स्कोर कार्ड यूनिवर्सिटी ने दिया है उसी के आधार पर कंबाइंड मेरिट बनी है 10th और 12th की। और साथ ही साथ यदि कोई ईसीए कोटे का स्टूडेंट था या फिर कोई स्पोर्ट्स कैटेगरी का स्टूडेंट था, एनएसएस या एनसीसी से संबंधित था, उसके लिए भी अलग अलग स्कोर कार्ड की व्यवस्था यूनिवर्सिटी ने की है। आप प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़िएगा, आपको सारी जानकारी वहां से भी मिल जाएगी। तो अब इस बात से मत घबराइएगा कि हमारे किसी दोस्त का हो सकता है, आपके किसी दोस्त का 10th क्लास में तो 70% नंबर आया है, लेकिन 12th क्लास में 80 या 90 के बीच में आ गया, तब उसके चांसेस ज्यादा है। लेकिन आपका 12th में आया है 70% और 10th में आया है 80%, तब क्योंकि 10th के अंकों का परसेंटेज का वेटेज कम है और 12th का वेटेज ज्यादा है, तब आप वहां रेशियो को सिमिलर या मैच नहीं कर पाए होंगे क्वालिफाई होने के लिए या एडमिशन के लिए। उसी कंडीशन में हो सकता है आपका एडमिशन नहीं हो पाया है। और मोतिहारी के विषय में एक इंफॉर्मेशन और एक और ही है, काउंसलिंग वाले लोगों को दिक्कत हो रही थी कि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग में क्या करना है। जब 5 नवंबर को यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि मैंने 7 नवंबर को इसलिए मैंने वीडियो बनाया था अध्ययन करने के बाद में सारी मेरिट लिस्ट को और परसेंटेज को, कि जब 5 नवंबर को उसने जो मेरिट लिस्ट निकाली थी मोतिहारी विश्वविद्यालय ने, उसमें सिलेक्टेड जो बच्चे काउंसलिंग के लिए हैं उसकी भी लिस्ट निकाली थी और साथ ही साथ जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उसकी भी लिस्ट निकाली थी और कैटेगरी वाइज अलग अलग लिस्ट निकाली थी। इसीलिए मेरी उस 7 नवंबर की वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें सभी मेरिट को मैंने डिटेल में समझाया है। हर मेरिट का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देखिएगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कि अब तो काउंसलिंग खत्म हो चुकी है, कुछ कोर्सेज की बाकी है, 7 और 8 नवंबर को आपकी काउंसलिंग होनी थी और आपका नाम था लिस्ट में, लेकिन आप तय तारीख पर और तय समय पर नहीं पहुंच पाए। किसी भी पाठ्यक्रम में याद रखिएगा, चाहे वह बीएससी का हो, बीकॉम का हो या एमए का हो, यदि आप तय तारीख और तय समय तय डेट पर काउंसलिंग के दिन नहीं पहुंच पाए और आपका नाम लिस्ट में है, आप परसेंटेज आपकी ठीक है लेकिन नहीं पहुंच पाए, तो उस कंडीशन में उस ही कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा आपकी सीट पर एडमिशन लेने के लिए। फिर से समझाता हूं कि यदि आप जर्नल कैटेगरी में हो और आपका 80% स्कोर आया है और आपका नाम है काउंसलिंग के लिए, लेकिन आप तय तारीख और तय समय पर यदि नहीं पहुंच पाए हैं काउंसलिंग में, तो वेटिंग लिस्ट में ही जर्नल कैटेगरी के ही किसी 78 से 80% बच्चे वाले को मौका मिलेगा काउंसलिंग के लिए और उसका एडमिशन हो जाएगा। सेम यही तरीका ओबीसी के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, जर्नल के लिए भी है, लेकिन एक चेंज किया है इस यूनिवर्सिटी ने। मैं जानता हूं आप दूसरे विश्वविद्यालय का वेट कर रहे होंगे, पहले इस विश्वविद्यालय की इंफॉर्मेशन को क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि सवाल आ रहे हैं और सवालों के जवाब के उद्देश्य से ही ये वीडियो भी है, मूल रूप से समझिए। यदि किसी एससी कैंडिडेट्स का नाम है लिस्ट में और वह काउंसलिंग के दिन नहीं पहुंच पाया है, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे पीएच हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे जर्नल हो, चाहे ओबीसी हो, ये सभी कैटेगरी पर अप्लाई होती है बात। यदि कोई कैटेगरी का बच्चा तय तारीख तय समय पर काउंसलिंग पर मौजूद नहीं है, तो उसके बिहाफ पर, उसकी जगह पर किसी ऐसे बच्चे को एडमिशन मिलेगा जिसका परसेंटेज तो उसी कैटेगरी के बराबर है, लेकिन उसकी परसेंटेज उसी विद्यार्थी के बराबर है। मान लीजिए एससी कैटेगरी किसी का 70% आया है, लेकिन वह स्टूडेंट काउंसलिंग के दिन नहीं पहुंच पाया है, तो फिर उस एससी वाली सीट पर यदि कोई और कैंडिडेट नहीं है वेटिंग लिस्ट में, तब वह सीट ओबीसी के ही 70% स्टूडेंट, 70% लाने वाले वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। फिर से समझिए कि यदि आप एससी कैटेगरी में हैं और 70% नंबर आया है, आपको काउंसलिंग के लिए जाना है 9 नवंबर को या 15 नवंबर को, कोई भी XYZ, और आप नहीं पहुंच पाए, तो फिर, और यदि आपके बाद में कोई एससी कैंडिडेट नहीं है उसी परसेंटेज का, तब आपकी वह सीट किसी अन्य कैटेगरी के बच्चे को उसी परसेंटेज पर मिल जाएगी। इस बात को भी ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए काउंसलिंग को बहुत सीरियसली लीजिए, किसी भी पाठ्यक्रम में है। और एक इंफॉर्मेशन मैं अलग से भी जोड़ देता हूं कि जो भी काउंसलिंग जिस भी यूनिवर्सिटी में हो रही है,
चाहे वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अंदर आने वाली 14 से 16 यूनिवर्सिटियां हो, चाहे वे दिल्ली विश्वविद्यालय हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक हो, इन सभी में काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका संबंध इन तमाम विश्वविद्यालयों से है, वह यदि तय तारीख तय समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से काउंसलिंग में मौजूद नहीं रहते हैं, चाहे, क्योंकि एक सवाल ये भी, 2-3 सवाल ऐसे आए थे कि हम फर्स्ट काउंसलिंग में हमारा नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए, तब क्या हमारा नाम सेकंड लिस्ट में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1% भी चांस नहीं है कि आपका नाम, यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग को मिस कर जाते हैं तो सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आएगा। 1% कहूं कि माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि वही वेटिंग वही नाम आपका लिस्ट से हटा दिया जाएगा और आपकी सीट किसी वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट को मिल जाएगी। इसलिए काउंसलिंग को सीरियसली लीजिएगा। ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिए, अपने विभागों से संपर्क कीजिए जहां आपने अप्लाई किया है, कि काउंसलिंग का समय, काउंसलिंग का दिन और काउंसलिंग का वेन्यू क्या है। वैसे तो मैं अधिकांश वीडियो में आपको समझा ही देता हूं, बता ही देता हूं, लेकिन फिर भी छूट जाता है तो कमेंट करके बताइएगा। यदि मुझे पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और यदि नहीं पता है तो ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर आपको मौजूद कराऊंगा और आपको संपर्क साधना है। इतनी 10 मिनट की वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी बिहार के विषय में बताया। और एक चीज और बता दूं, इसका सारा प्रोसेस ऑफलाइन चल रहा है, काउंसलिंग भी ऑफलाइन है, फीस भी आपको ऑफलाइन जाके जमा करनी है, और एडमिशन भी आपको ऑफलाइन यानी कि कैंपस में जाकर ही लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है आपको, ये बीए, बीकॉम और बीएससी कोर्सेज के बारे में है। इसमें एमए, एमकॉम, एमएससी और पीएचडी, एमफिल की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इन पाठ्यक्रमों से भी आपको कोई सवाल हो तो जरूर करिए। अब आते हैं दूसरे विश्वविद्यालय पर, दूसरे केंद्रीय विश्वविद्यालय पर। उसके बाद इसका नाम है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। क्योंकि इस विश्वविद्यालय से संबंध मेरा भी है, मैं भी वर्तमान में यहाँ पे एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, और मैंने भी आपकी तरह एक पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा दी है। परिणाम अभी तक आया नहीं है, लेकिन जिन परिणामों को आ चुका है वेबसाइट पर 13 नवंबर को, उसकी मैं बात करूंगा। परिणाम आया है 3 पाठ्यक्रमों का, बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन और एमबीए का, मास्टर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन वाला। इन 3 का पाठ्यक्रम का रिजल्ट आ गया है 13 नवंबर को। लेकिन विश्वविद्यालय ने कितने बच्चे ने फॉर्म भरा था उसकी पूरी लिस्ट दी है उस पाठ्यक्रम में। साथ ही साथ कितने बच्चे अब्सेंट रहे, कितने बच्चे प्रेजेंट रहे प्रवेश परीक्षा के दिन, उसकी भी लिस्ट दी है। दोनों लिस्टों को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आपने तो प्रवेश परीक्षा दी है लेकिन आपको अब्सेंट शो कर दिया गया है और आपका परिणाम नहीं आया है, आप डिसलेक्ट हो गए हैं। इस कंडीशन में तब आप क्लेम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी पे अपने परिणाम के लिए और अपने एडमिशन के लिए। लेकिन 13 नवंबर को लिस्ट आई है, तो आपके पास जो क्लेम करने का समय है वह 10 दिन और है। लगभग 13 से रिजल्ट आया है, 23 नवंबर तक का समय है आपके पास अपनी क्वारीज को कंफर्म करने के लिए कि आपका परिणाम गलत आया है या परिणाम नहीं आया है। इस चीज को समझ लीजिए। अगली इंफॉर्मेशन, इन तीनों ही पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने की, यानी कि जिन बच्चों का नाम आ गया है उनको फीस जमा करने की, एडमिशन की जो लास्ट डेट है वह दी गई है 25 नवंबर 2020। समय अभी इंक्लूड नहीं है। और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के संबंध में यदि आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ईमेल आईडी, फोन नंबर, वेबसाइट और एक मैंने टोल फ्री नंबर, ये सभी कुछ दिया है। एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है आप यहां पर संपर्क करिएगा। लेकिन 2 चीजों का याद रखिएगा। पहली चीज, आप ईमेल करें या फोन करें या फिर टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, मंडे टू फ्राइडे के बीच में कीजिएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 या 5:30 बजे तक कॉल कीजिएगा। इसके इतर यदि आप कॉल, मेल, मैसेज करते हैं तो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज मैं और बता दूं इस यूनिवर्सिटी के विषय में, कि फाइनली जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें अभी कुछ सीटें खाली भी हैं। खाली से मतलब है कि बच्चे नहीं थे एडमिशन के लिए। और इस कंडीशन में यदि कोई बच्चा जिसका नाम सिलेक्ट हो चुका है एडमिशन की सूची में, लेकिन वह तय तारीख पर फीस नहीं जमा कर पाया, या फिर फीस लेने के बाद उसने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया,
तो उस कंडीशन में उन बच्चों को मौका मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट में है। अब वेटिंग लिस्ट का आपका पता कैसे करना है कि क्योंकि विश्वविद्यालय ने जो पीडीएफ फाइल का लिंक दिया है, रिजल्ट का लिंक दिया है, उसके अंतर्गत हर बच्चे ने कितना स्कोर प्राप्त किया है प्रवेश परीक्षा में से आउट ऑफ 100, आपका 90 है, 70 है, 80 है, 60 है, 40 है, जो भी आपका अंक है उसको शो किया है। मान लीजिए किसी 60% बच्चे वाले का और उसका एडमिशन हुआ है एससी कैटेगरी में, वह तय तारीख पर एडमिशन नहीं लेता है या फिर तय तारीख पर एडमिशन तो लेता है लेकिन उसको कैंसिल करवा लेता है, तो उस सीट पर उसी कैटेगरी के किसी अन्य बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और इस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है, जो इसी वीडियो के पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मोतीहारी विश्वविद्यालय में काउंसलिंग का प्रोसेस है, लेकिन इस विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के बाद डायरेक्ट एडमिशन की लिस्ट आई है, काउंसलिंग का प्रोसेस बीच में नहीं है। तो ये सवाल मत कीजिएगा कि इस विश्वविद्यालय की काउंसलिंग की लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग कब से, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग नहीं है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र की मैं अब बात कर रहा हूं, और जो पहले मैंने आपसे बात की थी वह थी महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार की। वह बिहार का विश्वविद्यालय था, सब कुछ ऑफलाइन था, उसमें काउंसलिंग थी। ये वर्धा महाराष्ट्र का विश्वविद्यालय है, महाराष्ट्र में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय यही है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसका सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। और एक चीज और समझ लीजिए कि फीस की भी जमा करने की लास्ट तारीख 25 नवंबर है, एडमिशन की भी 25 नवंबर है, डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई की भी 25 नवंबर है, और फीस कैसे जमा करनी है, कहां जमा करनी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसको भी उसी के माध्यम से आपको फीस जमा करनी है। आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसमें डालना होगा। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा आपको एक ईमेल आईडी आपकी दी होगी और एक पासवर्ड होगा, उसको भरिएगा। नीचे जो ये बारकोड है वह है, बारकोड का ऑप्शन होगा या फिर कैप्चा होगा, उसको फिल करेगा, स्कैन करेगा, उसके बाद लॉगिन कर लेगा। यदि कोई स्टूडेंट एक चीज, हाँ, यदि कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड भूल गया है, पासवर्ड समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं है, गलत है, तो उस कंडीशन में उसी पेज पर जहां आपको फीस जमा करनी है उसी के जस्ट नीचे एक लिंक दिया है कि अपने पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में आपको दो चीजों का पता होना चाहिए। पहली चीज, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। जब आप रीसेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे, फॉरगेट करेंगे, तब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा, और यदि ये दोनों आपको याद है तभी आप पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही मालूम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप विश्वविद्यालय से संपर्क कीजिएगा कि हम पासवर्ड भूल गए हैं लेकिन फीस जमा करनी है, तब वही कुछ आपको बताएगा। तो इन दोनों विश्वविद्यालयों के विषय में मैंने आपको बताया। पहला महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय और दूसरा महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी बिहार। दोनों ही विश्वविद्यालय के कुछ कुछ पाठ्यक्रमों के प्रवेश के परिणाम आ चुके हैं, उसके विषय में बताया, काउंसलिंग के विषय में बताया, एडमिशन के विषय में बताया, और ऑफलाइन ऑनलाइन क्या प्रोसेस है उसके विषय में बताया। और इस वीडियो से पूर्व आज की ही डेट में मैंने एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय के विषय के एडमिशन के विषय में सूचना दी है, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमएड, एलएलबी और पीएचडी के प्रवेश परीक्षाओं के लिए फॉर्म मांगे गए हैं। उसको जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। नेहूम उस विश्वविद्यालय का नाम है, 24 नवंबर लास्ट डेट है, जल्द से उसको फिल कर दीजिए। और इस वीडियो के संदर्भ में दी गई सूचनाओं को लेकर कोई टीका, टिप्पणी, सवाल, क्वायरीज हो तो जरूर करें। और इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया वह भी बताएं, और क्या नया जानना चाहते हैं वह बताएं, और कुछ सवाल हो तो वह जरूर करें। यदि आपने इस 19-20 मिनट के वीडियो को देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी वीडियो को स्किप करके देखा है, फास्ट फॉरवर्ड करके देखा है, वह मुझसे सवाल ना करें। जिसने वीडियो पूरा देखा है या आधा देखा है या जितना भी देखा है, चाहे 10 मिनट का देखा है, चाहे 2 मिनट का देखा है, चाहे 5 मिनट का देखा है, लेकिन स्किप करके यदि नहीं देखा है तो वह सवाल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं जवाब देने में भी अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। और एक और इन्फॉर्मेशन में ये एक और है कि मेरा फोन चोरी हो गया था, नया नंबर ले लिया है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कुछ सवाल जवाब क्वेरीज हो तो उस पर मुझे कॉल कर सकते हैं। जब आपकी इच्छा हो फोन लग जाए तो आपकी किस्मत, फोन ना लगे क्योंकि फोन नहीं है मेरे पास, केवल सिम है। दूसरे के फोन में सिम डालता हूं तब यूज करता हूं। जब आपने कॉल किया होगा, हो सकता है मेरा फोन ऑफ भी बताएगा, लेकिन नंबर ले लिया है, आप कॉल करिएगा। यदि फोन होगा तो रिसीव भी होगा, आपको जवाब भी मिलेगा। ईमेल आईडी भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मुझे फेसबुक पर, यूट्यूब पर कहाँ आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं वह भी है।
और लाइक डिसलाइक में से एक जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ना करें, बेशक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो की इंफॉर्मेशन को जरूर शेयर करें जिन्होंने भी इन दोनों विश्वविद्यालयों में आवेदन किया है। जैसे जैसे परिणाम आते रहेंगे, क्योंकि जब मैंने 7 नवंबर का वीडियो डाला था वेबसाइट पर, तो 9 और 10 नवंबर को बहुत से कमेंट आए थे कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा, उसका रिजल्ट कब आएगा। फोन था नहीं मेरे पास, वीडियो बन नहीं पाया, 2 विश्वविद्यालय की इन्फॉर्मेशन छूट गई और परिणाम आना चालू हो गया। क्योंकि मैंने बताया था कि लगभग 13 नवंबर के बाद से परिणाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, और 13 नवंबर से परिणाम आने स्टार्ट भी हो गए। धीरे धीरे आ रहे हैं परिणाम, उसकी बात करेंगे आने वाली वीडियो में। क्या नई टेक्निकलिटीज हैं, नए नए प्रावधान हुए हैं नई शिक्षा नीति के तहत एडमिशन प्रोसेस में, उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि इन दोनों ही विश्वविद्यालय जिसको मैंने बताया, नई शिक्षा नीति के तहत खासकर पीएचडी पाठ्यक्रमों में बहुत से बदलाव हुए हैं, एज फैक्टर को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, और कितने साल तक एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हैं, वह सभी प्रावधान को ध्यान से पढ़िए, एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान से पढ़िए। कोई सवाल है तो पूछिए, और सिनॉप्सिस के विषय में कोई समस्या हो रही है तो पूछिए। मैं अलग से वीडियो नहीं बना सकता हूं, इस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्ड की सुविधा नहीं है, फोन नहीं है, और बहुत सी चीजें नहीं है, तकनीकी समस्याएं हैं, क्योंकि पैसों का अभाव है मेरे पास, और पैसे का साधन भी नहीं है मेरे पास कि मैं फोन ले सकूं या नए डिवाइस ले सकूं, आपको अच्छी क्वालिटी दे सकूं। इसलिए मैं जैसे वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, बिना एडिट के, बिना इफेक्ट लगाए बैकग्राउंड लगा के मैं सीधा वीडियो दे देता हूं, क्योंकि इतना समय नहीं है और संसाधन नहीं है। तो दोनों विश्वविद्यालयों में एडमिशन लीजिए, जल्द से जल्द लीजिए। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी का पूरा यूज कीजिए, और जिस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। इस लंबे चौड़े वीडियो को आपने देखा और बर्दाश्त किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में आपसे पुनः मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत, और नमस्कार और सलाम।